नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर पहुंचे और जहां मुख्यमंत्री धामी ने गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण भी किया, तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने मनोज सरकार मैदान में पहुंचकर आयोजन स्थल का जायजा लिया और अधिकारियों को तमाम तैयारियों को लेकर जानकारी भी ली। उन्होंने साफ सफाई, सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक अमला पूरी तरह से जुटा हुआ है। तो वहीं आपको बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह कल रुद्रपुर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे और जिसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। 2023 दिसंबर माह में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था और इसके आयोजन को लेकर हमने पूरे देश और दुनिया के प्रमुख स्थानों पर रोड शो भी आयोजित किए थे। और ये इन्वेस्टर समिट आयोजित करने से पहले हमने सभी हमारे जो यहाँ पर उद्योग समूह में काम करने वाले लोग हैं, पहले के निवेशक हैं, व्यापार संघों के लोग हैं, उन सभी के प्रतिनिधियों से उनके सुझाव लिए, उनसे बात की और 25 से अधिक हमने नई नीतियां बनाई। जो हमारी पहले पॉलिसी चल रही थी उन पॉलिसियों को कुछ को हमने शिथिल भी किया, शिथिलीकरण भी किया, जिसके कारण से हमारे इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में जो हमको उम्मीद जितनी नहीं थी उससे कहीं ज्यादा निवेशकों के साथ हमारे करार हुए। हम केवल करार तक सीमित रहने का हमारा लक्ष्य नहीं था, हमारा पहले से ही लक्ष्य था और ये संकल्प था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कि जो निवेशक हमारे साथ करार करने आए हैं वो यहाँ पर अपना उद्योग और निवेश दोनों ही स्थापित करें। और आदरणीय गृह मंत्री जी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के समापन समारोह में आए थे और उन्होंने उस दिन अपने उद्बोधन में कहा था कि ये समापन नहीं है, ये शुरुआत हो रही है, ये नए उत्तराखंड की शुरुआत हो रही है, डेस्टिनेशन उत्तराखंड की शुरुआत हो रही है। और आज हमें प्रसन्नता है कि आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी उपस्थिति में जो 3 चरणों में हमारा 1 लाख करोड़ से अधिक की जो ग्राउंडिंग हो गई है उसका हम एक उत्सव कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत प्रेरणा देने वाला है। जैसे जैसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विजयनगर ग्राम सभा में चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ रहा है। आपको बता दें कि करीब 13,000 मतदाताओं वाली इस ग्राम सभा में 8 गांव शामिल हैं और जहां पर ग्राम प्रधान के पद के लिए कुल 6 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं और जिसमें मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और कांग्रेस से बागी उम्मीदवारों के बीच माना जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के समर्थक उम्मीदवार मीना विश्वास, जो कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं, अपने समर्थकों के साथ सभी गांवों में प्रचार कर रहे हैं और समग्र विकास का वादा भी उनकी ओर से किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी समर्थित प्रत्याशी पूजा मंडल ने स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी भवन और जर्जर सड़कों के निर्माण को अपनी प्राथमिकता बताया है। तो वहीं कांग्रेस से बागी उम्मीदवार रूपा विश्वास घर घर जाकर वोट मांग रही हैं और विजयनगर को आदर्श ग्राम सभा बनाने का संकल्प दोहरा रही हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि गांव की जनता अब तय करेगी कि विकास और विश्वास की इस दौड़ में किसे मौका मिलेगा। पंचायत चुनाव काशीपुर विकासखंड में दूसरे चरण में 28 जुलाई को मतदान होगा और जहां पर नामांकन वापसी के कुल 445 दावेदार चुनावी मैदान में उतरेंगे और जिसमें प्रधान पद के लिए 144, तो वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 139 और पंचायत सदस्य के लिए 162 प्रत्याशी शामिल हैं। आपको बताते चले कि प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के लिए विभिन्न प्रयास कर रहे हैं और जिससे चुनावी माहौल काफी गर्म आ गया है। तो वहीं चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से सतर्कता के साथ चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने में जुटा है और जहां पर रिटर्निंग ऑफिसर अजय कुमार जॉन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव अधिक खर्च करने वालों के खिलाफ नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ
ताकि चुनाव में निष्पक्ष और सही तरीके से जो प्रक्रिया है वो पूरे तरीके से संपन्न हो सके। जो हमारे निर्वाचन आयोग के द्वारा जो निर्धारित गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग सदस्य जो है हमारे ग्राम पंचायत के उनके 10,000 रुपये की लिमिट फिक्स करी गई है और प्रधान के लिए 75,000 और बीडीसी मेंबर के लिए भी 75,000 है। जिला पंचायत सदस्य के लिए 2 लाख रुपया की सीमा निर्धारित की गई है। इसके अलावा अगर कुछ इसको जो भी वो खर्चा करेंगे उसके आय व्यय का ब्यौरा भी हम रखेंगे और हमारे जो अधिकारी हैं वो रख रहे हैं। इसके अलावा अगर वो ज़्यादा खर्च करते हैं तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अवैध धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े झांकुर बाबा के नेटवर्क की जांच अब तेज हो गई है और जिसपे कि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पुलिस एटीएस के अन्य राज्यों में भी छानबीन कर रही है और इसी कड़ी में टीम देहरादून पहुंची, जहां पर सहसपुर क्षेत्र में अब्दुल रहमान नाम के व्यक्ति से पूछताछ के लिए उसे हिरासत में भी लिया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि रहमान का असली नाम रुपेंद्र सिंह बताया गया और जिसने वर्ष 2012 में धर्म परिवर्तन किया था और इसके बाद 2 शादियां भी की। तो वहीं देहरादून एसएसपी ने इस पर जानकारी देते हुए यह भी बताया कि पूछताछ एक धर्मांतरण से जुड़े बड़े नेटवर्क से जांच जो है लगातार इसमें जांच का हिस्सा है। तो वहीं इस सिलसिले में रानी पोखरी क्षेत्र में एक युवती सृष्टि से भी पूछताछ की गई है। हालांकि एसएसपी का कहना है कि उत्तराखंड में धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून लागू है और अब तक की जांच में अब्दुल रहमान की ओर से राज्य में किसी भी अवैध धर्मांतरण की पुष्टि नहीं हुई है। मामला संवेदनशील है और जांच जारी है। देखिए, मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो प्रकरण अभी धर्मांतरण को लेकर या विदेशी फंडिंग को लेकर चल रहा है वो यूपी एटीएस द्वारा उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और सीनियर अधिकारियों को टच में लगातार है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर भी इसके कुछ कनेक्शंस हो सकते हैं। इस संबंध में टीम द्वारा एक व्यक्ति जो संदिग्ध था उसको पूछताछ के लिए वो उनको वहाँ पर ले गए हैं। साथ ही साथ एक किसी महिला का नाम भी आया था, चूँकि उस महिला के बारे में उसके परिवारजनों से जानकारी कर ली गई है पुलिस द्वारा और लगातार कोऑर्डिनेशन में है। अभी तक इसमें कोई भी ऐसी पुष्ट गिरफ्तारी की सूचना या कोई अन्य डेवलपमेंट नहीं अभी तक अपडेट आया है। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में भी सख्त धर्मांतरण कानून लागू हो चुका है और इस कानून लागू होने के उपरांत अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकाश में आता है, खासकर देहरादून में या उत्तराखंड में, कि इसके बाद कोई इन्फ्लुएंस करके या किसी का धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया तो डेफिनेटली उस पर भी उत्तराखंड पुलिस या देहरादून पुलिस में ऐसा कोई मैटर आता है उस पर भी हम अपनी तरफ से सुओ मोटो भी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अभी तक की जो प्राथमिक जानकारी जो हमारा कोऑर्डिनेशन सीनियर अधिकारियों के साथ है उसमें अभी कोई पुख्ता ऐसी कोई चीज़ शेयर नहीं की गई है जिसको अभी आपके माध्यम से इसको बताया जा सके। बट लगातार उनके टच में भी है, जैसी कोई अपडेट आएगा तो उसमें ज़रूर इसमें आप लोग को उसमें शेयर किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पर्यटक नगरी रानीखेत के मुख्य सदर बाजार की मुख्य सड़क पर आवारा पशुओं की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। आपको बता दें कि आवारा गायों का झुंड सड़क पर पसरा हुआ होता है और जिससे कि यातायात रोज बाधित होता है। तो वहीं आपको बता दें कि आवारा पशु सड़क पर गंदगी भी फैलाते हैं। कई बार इनके चपेट में आकर महिलाएं और बच्चे चोटिल भी हो जाते हैं और जिससे पर्यटक को भी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रानीखेत छावनी क्षेत्र में आवारा पशुओं की समस्या बनी है और निश्चित तौर पे यहाँ पर कुछ सांड जो है बुजुर्गों को, बच्चों को नुकसान भी पहुँचा रहे हैं और साथ में वो दुकानों के आगे बैठ के जो है यहाँ पर गंदगी भी कर रहे हैं और इससे जो गोबर से और गंदगी की वजह से जो है काफ़ी लोगों को पैरों की चोटिल भी हो गए हैं और इनकी वजह से काफ़ी नुकसान यहाँ पर हो रहा है निश्चित तौर पर और जाम भी लग रहा है। तो ये समस्या के संदर्भ में हम यहाँ पर जो सेफ्टी मजिस्ट्रेट हैं उनसे मिले थे और साथ में अपने सीईओ कैंट की है उनसे भी मुलाकात की है। तो उनसे हमने जो यहाँ पर इस प्रकार के पशु हैं इनको तत्काल यहाँ से हटाने की मांग की है कि बोर्ड की जो व्यवस्था कैंट में होती थी उस पर उनको जो है रखा जाना चाहिए। यहाँ पर जो गौसदन है गौसदन में गाय को भेजने की बात की थी, चूँकि यहाँ पर भी गौसदन में ऑलरेडी गाय इतनी ज़्यादा मात्रा में आ गई है तो इस वजह से हो नहीं पा रहा है। तो इसके लिए हमने ये मांग कर रहे हैं जिलाधिकारी महोदय से कि रानीखेत क्षेत्र अंतर्गत ही कोई ऐसा गौसदन खोला जाए, यहाँ पर व्यवस्था की जाए जिससे कि लोगों को जो है ये समस्या से निजात मिले और लोग इस समस्या जो जूझ रहे उनकी परेशानी का समस्या का समाधान हो।
अब खबर चंपावत से है, जहां ग्रामीणों की आजीविका और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मनीष कुमार ने गोरलचोड़ मैदान स्थित राजकीय अंगोरा शशक प्रजनन प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने अंगोरा खरगोशों की स्थिति, प्रजनन व्यवस्था, सफाई और जल निकासी जैसे बिंदुओं पर गहराई से अवलोकन किया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि यह प्रक्षेत्र केवल जैव विविधता संरक्षण का केंद्र नहीं, बल्कि ग्रामीण रोजगार का मजबूत जरिया बन सकता है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वसुंधरा गर्ब्याल को निर्देशित किया गया है कि किसानों और पशुपालकों को अंगोरा पालन की ओर से प्रेरित किया जाए और उन्हें उचित प्रशिक्षण भी दिया जाए। अब खबर रुड़की से है, जहां हरिद्वार से गंगा जल लेकर भारी संख्या में कांवड़िए मंगलोर से होकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। तो वहीं पुलिस प्रशासन भी शिव भक्तों की सुरक्षा में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। आपको बता दें कि इसी के चलते मंगलोर कोतवाली के बाहर कोतवाली शांति कुमार ने मंगलोर जाने वाले कांवड़ियों को फल और शरबत का वितरण किया। और इस मौके पर मंगलोर कोतवाली प्रभारी शांति कुमार ने बताया कि श्रावण मास का महीना है और इसमें जितने भी पुण्य के काम किए जाए वह कम होते हैं। और इसी के चलते आज मंगलोर कोतवाली की तरफ से शिव भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया है, जो कि बड़ा ही पुण्य का कार्य है। आज हमारे जो भोले कांवड़ यात्रा चल रही है, तो भोलों की सेवा के लिए यहाँ पे शिविर लगाया गया है, जिसमें हमारी जल सेवा, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, तो पानी और शरबत, केले, ताकि भोलों को ज़्यादा थकान ना हो और इसी बहाने हम लोगों की तरफ से एक समाज सेवा का काम हो जाए, सेवा अर्पित हो जाए। खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में देश भर में 62वां स्थान हासिल किया है। और यह पिछले साल के मुकाबले 6 स्थानों की छलांग है, तो जो कि बेहद सराहनीय भी है। लेकिन आपको बता दें कि राजधानी में होने के नाते टॉप 50 में जगह ना बना पाना चिंतकजनक है। तो वहीं नगर निगम में कुल 7,614 अंक मिले हैं और रुद्रपुर जैसे शहर को पीछे छोड़ा है, तो फिर भी अपेक्षित सुधार नहीं दिखा। और इस पर बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि नगर निगम ने विशेष लाइटों सहित कई विकास के कार्य किए हैं और जिससे शहर अब अधिक सुंदर और व्यवस्थित दिखता है। उन्होंने स्वीकार किया है कि टॉप 50 में जगह ना बनाना समीक्षा का विषय है और जल्द ही नगर निगम के प्रदर्शन की गहन समीक्षा भी की जाएगी। देहरादून की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन राजधानी होने के नाते इसकी जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं भी अधिक हैं और अब जरूरत है कि स्थायी और टिकाऊ स्वच्छता योजनाओं की, ताकि रैंकिंग और जमीनी हालात दोनों में उल्लेखनीय सुधार हो। देहरादून की जहां तक हम बात करें तो स्मार्ट सिटी का कार्य लगातार धरातल पर जारी है। जिस प्रकार से सोलर लाइट लगाई गई है पूरे हमारे देहरादून में, जिस प्रकार से गांधी पार्क, घंटा घर का पूरा पुनर्निर्माण कार्य को पूरा किया गया है, उसको सौंदर्यीकरण में जिस प्रकार से कार्य हो रहा है, अंडरग्राउंड जो पाइपलाइन जा रही है, जिस प्रकार से अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन की बात करी जाए, चाहे अंडरग्राउंड वायर की बात करी जाए, लगातार स्मार्ट सिटी के तहत कार्य हमारे उत्तराखंड में हो रहा है। और देहरादून की जहां तक हम बात करें तो देहरादून में भी ये लगातार देखने को मिल रहा है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अभी हम स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान 62वें नंबर पर आए हैं, तो आने वाले समय में जो कार्य लगातार उत्तराखंड देहरादून में हो रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत, इसमें हम निश्चित तौर पर और आगे कदम बढ़ाएंगे और सबके पूरे सहयोग के साथ हम देहरादून को सबसे अच्छा बनाने के प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहे। उत्तराखंड में हरिद्वार में सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हर की पौड़ी से सीसीआर और जाने वाले कांवड़ पटरी धंसने की सूचना मिली। आपको बताते चले कि पटरी के नीचे से गुजर रही पेयजल निगम की 1972 में डाली गई पुरानी पाइपलाइन अचानक से लीक हो गई और जिससे बड़ी मात्रा में पानी बहने लगा और सड़क का हिस्सा कटकर कई मीटर तक बह गया और इससे कांवड़ यात्रा मार्ग एक गहरा गड्ढा बन गया है। और वहीं आपको बताते चले कि घटना की जानकारी मिलते ही हरिद्वार विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह भी मौके पर पहुंचे और तुरंत मरम्मत कार्य को भी शुरू करवाया गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि वीसी ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि कांवड़ यात्रा में कोई बाधा न आए, इसके लिए वैकल्पिक मार्ग भी तैयार किया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि शाम तक लाइन और पटरी दोनों की मरम्मत पूरी तरह से कर ली जाएगी और जिससे यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित और सुचारू बनी रहेगी। एक्चुअली
बनाई गई थी और उसके बाद जल संस्थान को हैंडओवर हुई थी। ये पिछले कई वर्ष कुंभ में हमने रखने की कोशिश करी थी, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन इशूज़ ये रख नहीं पाए थे, क्योंकि तब तक कोई ऐसा इशू आया नहीं था। ये आज पहला इशू ऐसा आया है कि लाइन फटने से आफ्टर 1972 की यहाँ रोड क्षतिग्रस्त हुई है। तो अब ये संज्ञान में मैटर आया है, तो फिलहाल हम 6 मीटर के स्ट्रेच को HRD की तरफ से और जल संस्थान मिलकर हम लोग इसको रिपेयर कर दे रहे हैं। साथ ही साथ हम साथ में आप देख सकते हैं, उधर अगर आप देखेंगे तो वो रास्ता बना दे रहे हैं लोगों के आप वॉक करने के लिए, उधर काम भी चल रहा है, हम रास्ता खाली करवा रहे हैं टीम के साथ। तो आवाजाही कब तक? आवाजाही तो अभी शुरू ही है, लेकिन प्रॉपर एक रास्ता हम बना देंगे आधे एक घंटे में, ताकि और भी लोगों को थोड़ी सहूलियत रहे, और ये रास्ता हम रात तक रिपेयर कर देंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर छात्रों के लिए एक प्रेरणादायक योजना शुरू की गई है, जिसके तहत उन्हें देश के प्रमुख राज्यों और संस्थानों का शैक्षणिक भ्रमण भी कराया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि इस वर्ष 1081 टॉपर्स को छात्रों को शिक्षा विभाग अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करवाएगा। तो वहीं इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष हुई थी और जिसमें 156 छात्रों को 5 राज्यों का भ्रमण कराया गया था। तो वहीं आपको बता दें कि इस बार मुख्य सचिव ने निर्देश दिए है कि कम से कम 1000 छात्रों को इस योजना में शामिल किया जाए और इसरो जैसे प्रतिष्ठित जो संस्थान है वहां पर भी भ्रमण के लिए इस योजना के अंतर्गत भेजा जाएगा, और जिसके लिए इसरो को पत्र भी भेजा गया है। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि इस योजना का उद्देश्य छात्रों को न केवल शैक्षणिक बल्कि सांस्कृतिक, तकनीकी और पर्यटन क्षेत्रों में भी अवगत कराना है। यह अनुभव छात्रों को उत्साह और प्रेरणा उत्पन्न करेगा और साथ ही उन्हें देश की विविधता को जानने का अवसर भी मिलेगा। यह कदम छात्रों के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। गत वर्ष से योजना स्टार्ट हुई है, तो ये सरकार की पहली प्रतिबद्धता थी कि हम कुछ बच्चों को ले जाएं। तो टॉपर्स बच्चे जो हमारे बोर्ड के टॉपर्स बच्चे हैं उनको ले गए थे। 156 बच्चों को पिछले हम 5 राज्यों में ले गए थे। इस बार हमारे जो ऑनरेबल प्रमुख मुख्य सचिव सर हैं, उन्होंने हमको आदेश दिए थे कि कम से कम 1000 बच्चों को ले जाइए। 1081 बच्चे हो रहे हैं कुल मिला के, जो टॉपर्स बच्चे उनकी लिस्ट हमने ले ली है, लिस्ट हमने तैयार कर ली है। तो इन बच्चों को हम इस बार जो है विभिन्न देश के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में भेजे जा रहे हैं, उनको घुमाएंगे, टीचर्स के साथ जाएंगे। जो शिक्षण संस्थान होंगे वो जो है IIT है, IIMs है, या हमारे एम्स हैं, या हमारे अच्छे जो है पार्क हैं, जैसे बहुत अच्छे पार्क होते हैं, हम ले आएंगे। और साथ में जो इसरो है, अभी इसरो के यहाँ पर चेयरमैन सर भी आए थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और सख्त कदम उठाते हुए पेयजल निगम हल्द्वानी में कार्यरत अधिशासी अभियंता को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि विजिलेंस को मिली शिकायत में आरोप था कि अभियंता ने ठेकेदार से काम दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए की रिश्वत ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियंता को गिरफ्तार कर निलंबित भी कर दिया गया है और इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी की प्रवक्ता हनी पाठक ने सरकार की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई हो रही है। ने जब कहा था कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार हमारी सरकार कार्य करेगी, वो धरातल पर देखने को समय समय पर मिल रहा है। अब तक अगर देखी जाए तो ये बहुत बड़ी कार्यवाही के रूप में सामने आया है कि 200 से अधिक भ्रष्टाचारियों को निलंबित किया गया है, कुछ को सलाखों के पीछे भेजा गया है, और अभी हाल में कल ही ये मामला जो सामने आया कि 10 लाख की रिश्वत लेते हुए जो पेयजल निगम के चीफ इंजीनियर थे, उनके ऊपर जो गंभीर आरोप लगा था, उसके तहत भी उनको तुरंत निलंबित किया गया और जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्त से सख्त कार्यवाही करी गई। तो ये काबिले तारीफ कार्य हमारी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार यहाँ उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो उन्होंने एक बात कही थी कि भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार हम करेंगे, वो कार्य लगातार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं और जीरो टॉलरेंस की सरकार जो कार्य कर रही है वो काबिले तारीफ है। और जो अधिकारी इसमें लिप्त पाए जाते हैं किसी भी भ्रष्टाचार में, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही जो हो रही है वो बहुत ही सराहनीय। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में हिंदी फिल्म 5 सितंबर का पोस्टर लॉन्च किया है। आपको बताते चले कि यह फिल्म पूरी तरह से उत्तराखंड में फिल्माई गई है और राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ स्थानीय प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच पर लाने का एक सशक्त प्रयास है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड अब फिल्म निर्माण के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बन गया है और उन्होंने बताया कि राज्य सरकार
सरकार की फिल्म नीति के तहत निर्माताओं को हर संभव सहयोग दिया जा रहा है और जिससे से अधिक फिल्में यहां पर शूट हो सकें और राज्य के युवाओं को रोजगार और अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी मिले। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस प्रकार की फिल्में न केवल उत्तराखंड की संस्कृति को उजागर करती हैं बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देने में सहायक होती हैं। उन्होंने फिल्म निर्माण टीम को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई है कि यह फिल्म दर्शकों को अवश्य पसंद आएगी। अब खबर रुड़की से है, जहां पिरान कलिया पहुंचे उत्तराखंड के अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम ने दरगाह साबिर पाक में चादर चढ़ाई और देश में अमन और चैन की दुआ भी मांगी। उनके स्वागत के लिए पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी और हज कमेटी के सदस्य अकरम साबरी ने फूलों का बुके देकर उनका जोरदार स्वागत भी किया। तो वहीं आपको बता दें कि उपाध्यक्ष फरजाना बेगम अपने साथियों के साथ दरगाह पहुंची और सबने मिलकर चादरपोशी भी की। इस मौके पर उन्होंने इलाके में फैली गंदगी को लेकर नाराजगी जताई और साफ सफाई पर ध्यान देने की भी बात कही। तो वहीं फरजाना बेगम ने यह भी कहा कि अगर कोई भी अल्पसंख्यक परेशान या पीड़ित होता है तो आयोग उसके साथ खड़ा रहेगा और न्याय दिलाने के लिए हर संभव मदद भी करेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हर पीड़ित की आवाज को आखिरी छोर तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, सारी धार्मिक जगहों पे मैं जा रही हूँ, जितने मेरे अल्पसंख्यक में आती हूँ, तो साबिर साहब के यहाँ ना आए ऐसा हो नहीं सकता, तो यहाँ भी आना जरूरी था। मैं सीधे ऑफिस से यहीं आ रही हूँ, मजार पे ही आई हूँ। बाकी आपके सामने एक लड़की का मामला आया था, उसके लिए आपके सामने बात करी जी। जैसा आपने कहा, बस मेरा यही है कि जो अंतिम छोर तक अगर व्यक्ति बैठा है तो हमारी सरकार की योजनाएं उन तक जानी चाहिए। कोई भी अगर अपनी कोई समस्या लेके आया है अल्पसंख्यक में और वो ठीक है, सही है, तो उसके साथ न्याय होना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांवड़ यात्रा में बढ़ती अव्यवस्था और हुड़दंग को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि पहले कांवड़ यात्रा शांति और भक्ति भाव से होती थी। एक तरफ रस्सियों से रास्ता तय होता था और जिसमें कांवड़ यात्रा चलती थी और दूसरी तरफ ट्रैफिक, तो लोग श्रद्धा से आते थे, कोई झगड़ा भी नहीं होता था। उन्होंने आरोप यह भी लगाया है कि जब से राज्य में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार आई है तब से कांवड़ यात्रा में अराजकता बढ़ गई है। करण मेहरा का यह भी कहना है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि सनातन धर्म को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचे, लेकिन कुछ मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाने वालों की वजह से माहौल पूरे तरीके से बिगड़ रहा है और जिससे सनातन संस्कृति को नुकसान हो रहा है। रस्से लगे रहते थे, एक साइड कांवड़ चलती थी, एक तरफ ट्रैफिक चलता था, कोई अराजकता नहीं थी, लोग भक्ति भाव से आते थे, कोई झगड़े फसाद देखने को नहीं मिलते थे। अब जब से भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन आया है तब से इस तरीके की घटनाएं बढ़ी हैं और कांग्रेस ये चाहती है कि सनातन धर्म को किसी भी तरीके की हानि ना हो। जो इससे माहौल बन रहा है मीडिया और जो लोग अपने वीडियोस बना के डाल रहे हैं, उससे निश्चित ही कहीं ना कहीं सनातन धर्म को नुकसान हो रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।